हेलो गार्डनर्स, इन खूबसूरत एडेनियम फ्लावर के साथ आपका मेरे चैनल पे स्वागत है। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से एडेनियम के सीड हार्वेस्ट करने की वीडियो शेयर की थी। आज मैं आप लोगों को उन्हीं सीड को ग्रो करके बताऊंगी। आप मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं लास्ट में आप लोगों को एडेनियम के बेबी सीडलिंग की केयर भी बताऊंगी। अब मैंने सीड ग्रो करने के लिए ये सैलो ट्रे ले ली है और इसमें ये 2 ड्रेनेज होल कर लिए हैं। अब इन ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए मैं कुछ स्टोन इनके ऊपर रख दूंगी। आप स्टोन की जगह कोको कॉयर भी रख सकते हैं या फिर ब्रोकन पॉट के पीसेस भी रख सकते हैं। अब इसके सॉइल मिक्सचर की बात करें तो एडेनियम के सीड को ग्रो होने के लिए बहुत ही ज़्यादा वेल ड्रेन सॉइल की ज़रूरत होती है। इसके लिए मैंने 50% रिवर सैंड और 50% सॉइल ले लिया है। सॉइल को छलनी से एकदम छना के बारीक वाले पार्ट लिए हैं। इसी तरीके से मैंने सैंड को भी छना लिया है और इसे पानी से 2-3 बार वॉश करके सुखा लिया है ताकि इसमें किसी भी तरीके का फंगस ना लगे। एडेनियम के सीड ग्रो होने के लिए विशेष तौर पे अगर हम समर में ग्रो कर रहे हैं तो कोकोपीट बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि कोकोपीट जो है वो मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है। समर में बहुत जल्दी पानी इवेपरेट हो जाता है, तो आप इस पे जितना आपने सॉइल और सैंड लिया है उतना ही पार्ट आप कोकोपीट का ले सकते हैं। अभी मेरे पास कोकोपीट नहीं है तो मैं केवल इसे सॉइल और सैंड के मिक्सचर में लगा रही हूँ। वैसे तो एडेनियम के जो सीड है वो प्योर सैंड में भी ग्रो हो जाते हैं। मैं जब रेनी सीज़न में ग्रो करती हूँ या विंटर सीज़न में तो मैं केवल प्योर सैंड पे लगाती हूँ। क्योंकि अभी समर सीज़न है इसलिए मैंने इस पर 50% सॉइल मिला ली है। साथ ही मैंने 1 चम्मच इसमें नीम केक ले लिया है। नीम केक मिलाने का कारण ये है कि सीडलिंग में फंगस ना लगे और सीडलिंग फंगस के कारण ख़राब ना हो जाए। आप किसके जगह कोई फंगिसाइड पाउडर भी ले सकते हैं या फिर आप वुड अस्क भी 1 चम्मच ले सकते हैं। अब इस सैंड को अच्छी तरीके से मिक्स करके इस पॉट को फिल कर लेंगे और सॉइल को लेबल कर लेंगे। इसके बाद मैं ये सॉइल को गीली कर लूँगी, इस पर वाटरिंग कर देंगे। सॉइल को अगर आप पहले गीली कर लेते हैं और फिर सीड लगाते हैं तो सीड अपनी जगह से हिलते नहीं हैं और वो बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। यदि हम अलग से पानी डालते हैं तो फिर सीड इधर उधर चले जाते हैं या सॉइल के अंदर बहुत अंदर दब जाते हैं। ये वही सीड है जो मैंने आपको हार्वेस्ट करके बताए थे। आज हम इन्हीं सीड को ग्रो करेंगे। जो नए सीड होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट बहुत ज़्यादा होता है। आप इन सीड को सॉइल के ऊपर बस ऐसे रखते जाइए और ध्यान रहे कि हर सीड के बीच में कम से कम 1 इंच का डिस्टेंस हो। यदि हम पास पास में लगाएंगे तो इनकी सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करने में प्रॉब्लम आती है, तो आप थोड़ी दूरी दूरी पर ही लगाइए। बस इन सारे सीड को ऐसे ही सॉइल के ऊपर रखते जाना है। सीड जितने ज़्यादा नए होते हैं उनका जर्मिनेशन रेट उतना ज़्यादा हाई होता है और जैसे जैसे ये पुराने होते जाते हैं उनकी जर्मिनेशन पावर कम होते जाती है। इसलिए आप कोशिश करें कि नए सीड को ही लगाएं। मैंने जितने भी बार एडेनियम के सीड लगाए हैं मुझे हमेशा 100% ही रिज़ल्ट मिला है। बस इस तरीके से हम सारे सीड को रख देंगे। अब इसके बाद इसके हमें जो सॉइल मिक्सचर हमने लिया था हम उसी से कवर कर देंगे। वैसे आप कोकोपीट से इसे कवर करें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कोकोपीट मॉइस्चर को होल्ड करके रखती है, जो सीडलिंग के जर्मिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। हमें इस सॉइल मिक्सचर या कोकोपीट की उतनी ही लेयर डालनी है जिससे ये सीड कवर हो जाए। आप ज़्यादा मोटी लेयर ना डालें,
क्योंकि यदि सीड ज़्यादा गहराई पे दब जाते हैं तो फिर वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं और रॉट होकर ख़राब हो जाते हैं। इसलिए बस हमें पतली सी ही सॉइल मिक्सचर डालनी है। बस मैंने इसे सॉइल मिक्सचर से कवर कर दिया। अब हम इस पर फिर से वाटरिंग करेंगे। वाटरिंग आप किसी स्प्रेयर की हेल्प से करें या यदि आप हाथ से डाल रहे हैं तो बिल्कुल किनारे से धीरे धीरे ही डालें ताकि सीड अपनी जगह से हिले ना। पहली बार में आप अच्छे से वाटरिंग कर दें कि पानी नीचे से ड्रेन आउट हो जाए। अब इसके बाद मैं इस पॉट को किसी पेपर से या ग्रीन नेट के पीस से कवर कर दूंगी। ग्रीन नेट के पीस से कवर करने का फ़ायदा ये होगा कि इस समय टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो ग्रीन नेट पॉट पे ठंडक बनाए रखेगी, हीट ज़्यादा नहीं होगी और पानी भी बहुत ज़्यादा इवेपरेट नहीं होगा। हमें बार बार इस पर वाटरिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो सीड के जर्मिनेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब मैं इस पॉट को ऐसी जगह रख दूंगी जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती है और हवा भी मिलती रहे। यदि हम बंद जगह पे रखेंगे तो टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा और ज़्यादा हीट की वजह से ये सीड जर्मिनेट नहीं हो पाएंगे। अब आप मेरे ये एडेनियम के बेबी प्लांट देखिए। इन्हें मैंने विंटर सीज़न में ग्रो किया था और ये काफ़ी अच्छे से चल रहे हैं, अब काफ़ी बड़े भी हो गए हैं। ये वाला प्लांट देखिए, इसमें ये ब्रांच कितनी लंबी लंबी जा रही है, तो मैं इसे ऊपर से पिंच कर दूंगी इस तरीके से। तो इसमें एक यहाँ से और एक यहाँ से, यानी इस पे लगभग 2 से 3 ब्रांच निकल के आएगी। इसी तरीके से मैं इस प्लांट की भी पिंचिंग कर दूंगी। हमें बस ऊपर की 2 या 4 पत्ती ही तोड़ना है, ज़्यादा लंबी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस पे ये एक मैरीगोल्ड का भी प्लांट निकल आया है, तो मैं इसे दूसरी जगह ट्रांसप्लांट कर दूंगी और इसी तरीके से इस सीडलिंग की पिंचिंग कर लूँगी। अब ये वाले प्लांट को देखिए, इसमें मैंने कुछ दिन पहले पिंचिंग की थी तो इस पे ये 2 नई ब्रांच निकल के आई है। इसी तरीके से हमारे ये प्लांट बुशी होते जाते हैं। अब मैंने कुछ प्लांट ये ऐसे छोटे छोटे कप में भी लगाए हैं और ये कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट है। ये देखिए, ये एक प्लांट, एक ये भी काफ़ी बड़ा हो गया है। एक ये, आप इस वाले प्लांट को देखिए, ये नीचे से इसे दबा रहे हैं ना तो ये बिल्कुल ऐसा गीला गीला सा हो गया है। तो ये ऐसा इसलिए हो गया है कि इसे मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रखा था और मैं इस पे अक्सर वाटरिंग करना भूल जाती थी। तो एडेनियम भले समर सीज़न का प्लांट है, डेजर्ट का प्लांट है, लेकिन इनकी जो सीडलिंग है और बेबी प्लांट है, इन्हें डेली वाटरिंग की ज़रूरत होती है। इनकी सॉइल में हल्का सा मॉइस्चर बना रहना चाहिए। यदि सॉइल ड्राई हो जाती है तो फिर ये इसी तरीके से हो जाते हैं। अभी मैं इन पे रेगुलर वाटरिंग करूँगी तो ये अभी 3-4 दिन में फिर से ठीक हो जाएगा। अब ये मेरे कुछ और प्लांट देखिए, इन्हें मैंने लास्ट अप्रैल में लगाया था। ये यानी लगभग 1 साल के हो गए हैं और ये प्लांट अब बहुत बड़े भी हो गए हैं। इनके कॉडेक्स भी काफ़ी अच्छे हेल्दी हो गए हैं। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं और मैंने इन्हें एक वेस्ट में लगाया है, वेस्ट पॉट में। अब ये प्लांट को देखिए, इस पे भी मैंने यहाँ से पिंचिंग की थी तो इस पे एक ये और एक ये 3 नई ब्रांच निकल के आई है और ये कितनी ज़्यादा लंबी लंबी हो गई है। तो अभी मैं इसे फिर से यहाँ से पिंच कर दूँगी। इस वाली ब्रांच को भी मैं यहाँ से पिंच कर दूँगी और इसी तरीके से इस ब्रांच की भी पिंचिंग कर दूँगी। यदि हम ऐसे एडेनियम के जब प्लांट छोटे रहते हैं उनकी पिंचिंग करते जाएं तो वो काफ़ी ज़्यादा घने होते जाते हैं और जितनी ज़्यादा ब्रांचेस होगी उतने ज़्यादा फ्लावर आएंगे। तो इस तरीके से आप भी अपने एडेनियम प्लांट को बुशी कर सकते हैं और ढेर सारे फ्लावर पा सकते हैं। तो यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए हम सब मिलकर प्रकृति को बचाएं, एक कदम ज़िंदगी की ओर बढ़ाएं।